विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और ख़ास इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप डीन स्कूल ऑफ फिल्म फैशन एंड मास कम्युनिकेशन के IIT भुवनेश्वर से हैं सर। जी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से हूँ। स्वागत है सर। सर बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, बदलाव की बात की जा रही है, शिक्षा हायर एजुकेशन की हम स्पेशली यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या ये बिल है एग्जैक्टली और क्या समझ सकते हैं इससे लोग। जी, जैसे आज का जो सुविचार था कि जल के ऊपर, अब आपने भी बोले जल है तो कल है, तो शिक्षा भी अगर आपके पास है तो फिर आपका भविष्य सुरक्षित है। तो उसी के विषय में आज का जो सरकार है, जिस तरीके की एक नए बदलाव वो लेके आ रहे हैं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 के माध्यम से, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हम लोग जो कल्पना करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी का जो भविष्य है कि विकसित भारत 2047 तक 2047 तक, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम आज करेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए मैं इसको मानता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम अलग अलग चीज़ों को मिला के एक सिंगल विंडो सिस्टम जो हम कर रहे हैं, तो ये हमारे भविष्य को सुदृढ़ बना रहा है और उससे जो हमारी जो शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, जिस तरीके का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये बिल उसको कंप्लीमेंट करता है। कौन से बदलाव इसमें हम देख सकते हैं, किस तरह के बदलाव और किस तरह के चयन इसमें किए गए हैं? देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे की ओर देखें तो हमारे पास अभी 3 ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC हो गया या AICT हो गया या NCT हो गया। तो ये तीनों अलग अलग थे और इसमें एक प्रॉब्लम था ओवरलैपिंग की। हर कोई एक जैसा ही काम करता था। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आप भी वही काम कर रहे हैं, संजीव सर भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, सब मतलब एक ही काम को बट अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, अलग है लेकिन काम एक। यस, इसमें ओवरलैपिंग था। और उसमें और एक चीज अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। क्योंकि आप अंपायर हैं, आप रूल्स भी बनाते हैं एंड देन आप उसका इंप्लीमेंटेशन भी करते हैं, आप उसको जज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें ये अलग अलग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन वो उसको करते थे। तो इसी को मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ लाइक अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारी चीजें इसमें था। तो जिसकी वजह से ये जो नया जो बिल आया है, तो उसमें इन सबको मिला के अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, बट उसमें 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। जैसे हम अगर बात करेंगे तो ये एक कंसेप्चुअल शिफ्ट है गुड गवर्नेंस की तरह, क्योंकि ये हमारे सरकार की नीति रही है अभी कि गुड गवर्नेंस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंट्रोल नहीं करते हैं, आप लोगों को गवर्न करते हैं और उसमें हमारी संस्था के ऊपर जो है एक ट्रस्ट फैक्टर जो है उसको बढ़ाना होता है। तो पहले का जो सिस्टम था वो कंट्रोल बेस्ड रेगुलेशन था, लेकिन अभी का जो सिस्टम आ रहा है ये एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस विथ अकाउंटेबिलिटी है। तो इसमें 3 चीजें इसमें हो रही है, 3 वर्टिकल्स इसमें आ रहे हैं। तो इसमें पहला वर्टिकल जो आ रहा है वो रेगुलेटरी काउंसिल का है, जिसमें सिस्टम इंटीग्रिटी और हम गवर्नेंस की बात करते हैं। मैं आपको अगर इसको समझाऊं तो जैसे RBI है, RBI कोई बैंक नहीं है, वो बैंक नहीं चलाता, कस्टमर वहां पे नहीं जाता है। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो इसीलिए इसमें एक रेगुलेटरी काउंसिल आया है जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को देखेगा, पब्लिक जो डिस्क्लोजर जो है उसको वो एंश्योर करेगा एंड उसके साथ साथ जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको वो हैंडल करेगा। तो ये उनकी पहली वो हो गई। इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा ना, इसमें फास्टर डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जो है गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। तो इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक डिले होता था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें एक क्लियर अकाउंटेबिलिटी सर्विस इसमें आ जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा वर्टिकल आ गया जो एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन, आउटकम बेस्ड क्वालिटी के ऊपर ये लोग बात करते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि हम एक जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो जर्नल खुद नहीं लिखता, उसका जो एडिटोरियल बोर्ड होते हैं तो वो क्वालिटी को एंश्योर करते हैं, वो प्योर रिव्यू करते हैं, उसके बाद वो जो है उस आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। तो हमारा ये जो काउंसिल जो है एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये सिर्फ चीजों को कंट्रोल नहीं करेगा, ये नहीं पूछेगा कि आपके पास कितने क्लासरूम हैं, आपके पास कितनी बुक्स हैं, आपके पास कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ये जो है ये बात करता है कि स्टूडेंट क्या लर्न करेंगे,
क्या लर्न करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ है। तो इस चीज को ये वाली जो काउंसिल है उसकी गुणवत्ता को संभालने का काम जो है ये एक्रेडिटेशन वाला जो मामला है ना। अब जी। तीसरा जो वर्टिकल है, यस, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स काउंसिल सर, ये एक मतलब ये लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का अब मान के चलिए कि बेसिस है, एक फाउंडेशन है। क्योंकि आप अगर देखेंगे यूरोप ने क्या किया, उनका जो बोलोना प्रोसेस था तो उसमें उन्होंने एक कॉमन क्रेडिट सिस्टम कर दिए, उन्होंने स्टैंडर्डाइज डिजाइन बनाए, उसने क्रॉस कंट्री मोबिलिटी को बनाए। तो हमारा ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है वो इतना फ्लेक्सिबल है। मतलब पहले एक रिजिड स्ट्रक्चर था कि आप अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, अगर आपका फिल्म में मन है तो आप फिल्म नहीं पढ़ सकते, या मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है, देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स जो है इंटर रिलेटेड है। अभी क्या हुआ है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो ये मेजर माइनर, कोई डबल मेजर ले सकता है, कोई डबल माइनर ले सकता है, इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के पास आ गया है, तो इससे एजुकेशन की जो गुणवत्ता है वो और बढ़ेगा। डॉक्टर पांडा, आप जो बात कह रहे हैं, हालांकि ये एग्जाम्पल पता नहीं कितना ठीक है, लेकिन लगता है ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि युवाओं पर उस फिल्म का बड़ा असर पड़ा था, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में जिस तरह की बात थी कि इंजीनियरिंग तो पढ़ ली लेकिन दिल था फोटोग्राफी में। तो अभी आपने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई सब्जेक्ट ले लिया या कोई डिसिप्लिन चूज कर लिया फिर उसी में रह गए, भले ही मन था या उसमें एक्सेल कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आप ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये हमारी जो शिक्षा नीति में अब ये बदलाव आने जा रहा है। बिल्कुल। एक बात आपने 3 वर्टिकल्स की जो बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसी के साथ 2 चीजें महत्वपूर्ण है, हम चाहेंगे क्योंकि समय को देखते हो, हम चाहेंगे उन पर भी आप जरूर टच अपॉन कर ले। इसमें से मेडिकल और कानूनी जो पढ़ाई है उसको बाहर रखा गया है, जरा इस पर भी थोड़ा सा बता दें। सर देखिए, वो दोनों जो हैं, क्योंकि जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं या कानूनी क्षेत्र में बात करते हैं तो उनका एक अलग काउंसिल है और उनको अलग रखना चाहिए। क्योंकि मेडिकल की जो चीज़ें हैं उसमें कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसेस एंड ऑल ये सब फॉलो करना चाहिए। हमारी ये बाकी की जो फील्ड हैं, ये क्रिएटिव फील्ड हैं, तो क्रिएटिव फील्ड में हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो अंकुश है वो नहीं रहना चाहिए। तो स्टूडेंट जो है वो अपने मन की पढ़ाई करे। मैं तो चाहता हूँ कि वो अपना जो कोर्स है वो खुद डिजाइन करे। ऐसे बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जो बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि यू डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम, आपको क्या पढ़ना है तो वो खुद आप अपने आप सोच लीजिए। हम जबरदस्ती किसी को नहीं बोलेंगे कि आप ये सब्जेक्ट्स आप पढ़िए। तो ये जो अभी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है तो ये खासकर उस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है, रिसर्च के ऊपर ध्यान देता है। और मैं मानता हूं कि वो जो दोनों है, मेडिकल एंड जो कानूनी, वो जो चीज़ें हैं उसको हमेशा अलग रखना चाहिए। वो अलग वर्टिकल जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए। जी सर, आपने रिसर्च की बात करी, हायर एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जो रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके बारे में हम जानकारी लें तो यूजीसी जो काम किया करता था वो ग्रांट सबको प्रोवाइड करते थे। अब क्योंकि यूजीसी को हम हटाकर जो हमारे 3 वर्टिकल्स आपने बताए हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब वो प्रतिक्रिया किस तरह से सर देखते हैं? सर वो प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा मैम, क्योंकि आप अगर देखेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं ही सब कुछ करता था, तो उसमें जब आप मेरे पास ही आएंगे, आज आप देखिए सर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आप जब कोई एक जनरल, पहले होता था कि एक एमबीबीएस का डॉक्टर होता था, तो आजकल कोई एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, आप हमेशा सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये जो इसमें जो बदलाव हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि हर किसी को अपने सुपर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो है काम करना है। एंड रिसर्च एक महत्वपूर्ण मतलब अंग है। और मेरा मानना है बीइंग ए प्रोफेसर कि रिसर्च क्लास 1 से होना चाहिए। हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसको ना एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिंप्लीफाई वे में, सो दैट हमारी जो युवा है, जब हम रिसर्च पढ़ाने के लिए आते हैं, सर मेरे यूनिवर्सिटी में मैंने तो बैचलर्स में 3rd सेमेस्टर में एक बेसिक्स ऑफ रिसर्च नाम का एक सब्जेक्ट रख दिया। तो बड़े सारे लोगों ने बोले कि अरे रिसर्च आप इतने जल्दी पढ़ाएंगे। मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ा सकते रिसर्च, क्योंकि पहले से अगर वो रिसर्च अगर उसके कान में पड़ता रहेगा, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर ही रहा है और हमारे सरकार उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, तो आप आगे को देखिएगा कि 5 साल के बाद यहाँ से बहुत अच्छे रिसर्च हम चाइना एंड अदर जो डेवलप्ड कंट्री है उनको हम टक्कर दे सकते हैं। डॉक्टर पांडा, समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन बस संक्षेप में हम आपसे ये चाहेंगे चलते चलते, इतनी अच्छी बातें जो आपने बताई, जो सबको अच्छी लग रही होंगी, माँ बाप को भी, बच्चों को भी, कब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखता हुआ नजर आएगा? सर देखिए, अगले 5 साल के अंदर आप ये बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि 2020 में शुरू हुआ था एजुकेशन में, 2020 में शुरू हुआ था और 2025-26 तक बड़े सारे यूनिवर्सिटीज ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। तो और 3-4 साल के बाद आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे। डॉक्टर राजीव कुमार पांडा, डीन
फिल्म, फैशन एंड मास कम्युनिकेशन KIIT भुवनेश्वर। बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप बुलाने के लिए। जय थैंक यू जगन्नाथ। सो मच। थैंक यू सर। जी।